नमस्कार, न्यूज क्लिक पर इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा और आज की बड़ी खबर, जी हां, 5 राज्यों में चुनाव और उनके नतीजे। और अगर एक पंक्ति में इन परिणामों की हम व्याख्या करें या उसका सार पेश करें तो सूपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस का। कांग्रेस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मुश्किल हो गई है, क्योंकि जिन राज्यों में पोलस्टर्स उम्मीद कर रहे थे कि बहुत आसानी से कांग्रेस जीत जाएगी, वहां पर भी उसका सूपड़ा साफ हो गया है। मध्य प्रदेश की बात करें, शानदार वापसी यहां पर जो है एक तरह से उस गौरव को हासिल कर रही है जो एक जमाने में हुआ करता था। 160 सीटों की तरफ बढ़ रही है। उसी तरह से राजस्थान की बात करें, जहां यह कहा जा रहा था कि दोनों 100 सीटों के आसपास सिमट जाएंगी, नहीं, वहां पर भी आसान बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां पर भूपेश बघेल जैसे दिग्गज हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ में भी आसान बहुमत भाजपा को मिल रहा है। कांग्रेस की लड़ाई बहुत लंबी हो गई है। आज इस कार्यक्रम में हम कई पहलुओं की चर्चा करने वाले हैं कि भविष्य की राह अब क्या होने वाली है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। सबसे पहले बता दूं कि मेरे इंडिया की बात से पैनल से मेरे साथ भाषा है और उर्मिलेश भी हैं। उर्मिलेश जो हमारे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं, जूम के जरिए जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ पौरंजय गुहा ठाकुरता है। आप सबका स्वागत। सबसे पहले भाषा, सूपड़ा साफ, अतिशयोक्ति तो नहीं कह दी मैंने? मेरे ख्याल से इस मंजर को इसी तरह से बयां किया जा सकता है। हाँ, जो पॉलिटिकल चैलेंज था, और खास तौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, खास तौर से छत्तीसगढ़, अभिसार, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, उससे ऐसा लग रहा है कि इन तमाम राज्यों में कांग्रेस अपनी जमीन नहीं, दूसरी जमीन हासिल करने की बात तो दूर, मध्य प्रदेश में उसे हासिल करनी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उसने खोई है अपनी जमीन, वो बहुत गंभीर सवाल उठा रहा है पूरे के पूरे चुनाव प्रबंधन को लेकर। और जनता को अधिकतम योजनाएं देने के बावजूद अगर आप उनका वोट हासिल नहीं कर पा रहे, यानी रणनीति में बहुत बड़ी समस्या है। और साथ ही साथ जो चुनाव प्रबंधन है वह लगता है कि भाजपा में है। उर्मिलेश जी, क्या लगता है कांग्रेस से क्या गड़बड़ हो गई? कमलनाथ तो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे, न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे, बल्कि यह भी कहा जा रहा था कि हम कर्नाटक का इतिहास यहां पर दोहरा देंगे। यहां पर अगर कहा जाए तो क्या गड़बड़ हो गई कांग्रेस से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी वो तो हम सब देख रहे थे। वो पिच को समझ चुकी थी, लाइन एंड लेंथ के हिसाब से खेल रही थी, अगर हम क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें। मगर बड़ा सवाल ये, अगर हम मध्य प्रदेश की, मैं बहुत स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश की ही बात करें तो क्या भूल हो गई कांग्रेस से यहां पर? देखिए, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला के लिए जो रणनीति अख्तियार की अपने यहां प्रदेश में, वो शुरू से ही बहुत ही फाल्टी थी, बहुत ही उसमें गड़बड़ियां थी। बहुत सारे जो जिनको आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो उछल रहे थे कि नहीं, बीजेपी तो जीत कर आएगी। जो यूट्यूबर्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन अपने देश में है, वो कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल 100% कांग्रेस जीत के आ रही है। लेकिन सच्चाई अभिसार थोड़ी सी अलग थी। अलग ये थी कि एक तो आपने कर्नाटक का जिक्र किया, कर्नाटक जैसी न तो डायनेमिक लीडरशिप थी मध्य प्रदेश के पास। 2 नेता थे, एक कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह, दोनों विचारों से बिल्कुल अलग अलग, लेकिन एक ही पार्टी में। एक अपने को सेकुलर ब्रिगेड के महारथी मानते हैं और दूसरे ऐसे सज्जन हैं जो कांग्रेस में हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस में है, मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस में है, लेकिन धीरेन्द्र गर्ग, वो जो बाबा हैं बुंदेलखंड वाले, उनका नाम मुझे भूल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग जो भी हैं, और उनके वो उपासक, उनके वो बड़े ही मैंने श्रद्धानत्व से रहते थे। वैसे नहीं, उपासक भी नहीं थे, बहुत ही अवसरवादी उपासक थे जी। वो सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रहे थे। मगर मैंने कहा था अपने कार्यक्रम में, उर्मिलेश जी, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। बोलिए उर्मिलेश जी। मुझे लगता है अभिसार की 4 कारणों को मैं सामने रख दूं आपके श्रोताओं दर्शकों के समक्ष, कि जो मेरे हिसाब से जो बहुत ही मुझे लगता है कॉन्क्रीट, ये ठोस कारण है जिनकी वजह से कांग्रेस की फिसड्डी हो गई और बुरा हाल हुआ।
पहला तो बुजुर्ग और अपर कास्ट लीडरशिप जो थी, एक ऐसे नेता से लड़ रही थी जो ओबीसी, ठेठ ओबीसी लीडरशिप देता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सोशल इंजीनियरिंग को सिंबलाइज करता है और उसी तरह की पॉलिटिक्स करता है। उसकी राजनीति बीजेपी में गुजरात के नेताओं से बिल्कुल अलग है, पहली बात। दूसरी बात, पूरे मध्य प्रदेश में संगठन का कांग्रेस में पूरी तरह अभाव था, सच्चाई ये है। तीसरी बात, कमलनाथ का पूरी तरह अहंकार, अखिलेश वखिलेश कौन होते हैं, अखिलेश वखिलेश कौन होते हैं, ये जो लाजा था कमलनाथ का, वो बताता है कि वो इंडिया अलायंस की जो धारणा है, जो वैकल्पिक एक धारणा है, उसके भी खिलाफ थे। चौथी बात कि कोई उनके पास वैकल्पिक मॉडल नहीं था जो बीजेपी से डिफरेंट हो। और आखिरी बात, टिकट में धांधली अपनी ही पार्टी के अपेक्षाकृत युवा नेताओं बिल्कुल यहाँ वाजिब बात आप कह रहे हैं, वो हमने मध्य प्रदेश में देखा था। लगातार शिकायत हो रही थी पौरंजॉय गुहा ठाकुर था कि लोग शिकायत लेके कमलनाथ के पास पहुंच रहे थे कि भाई दिग्विजय सिंह मनमाने अंदाज में टिकट बांट रहे थे। मगर मैं जरा जब आपसे पूछ रहा हूं कि इनसे क्या गड़बड़ हो गई, मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वही समस्या मैं छत्तीसगढ़ में भी देखता हूं, वही समस्या मैं मध्य प्रदेश में भी देखता हूं, वही समस्या मैं राजस्थान में भी देखता हूं। हर राज्य में कांग्रेस दो फाड़ है। न सिर्फ दो फाड़ है, बल्कि नेताओं के ईगो को केंद्रीय आलाकमान बर्दाश्त करती है। अब मुझे बताइए, राजस्थान में सचिन पायलट लगभग नदारद रहे। जिस अग्रेशन के साथ उन्होंने 2018 में चुनाव लड़ा था, वो पूरी तरह से नदारद रहे। मैं नहीं जानता हूं राहुल गांधी ने उन्हें क्या जो है आश्वासन दिया था, कोई परिणाम नहीं दिया। कमलनाथ केंद्रीय आलाकमान की नहीं सुन रही थी। मेरे कांग्रेस नेताओं से लगातार बात हो रही थी पौरंजॉय, वो लगातार कह रहे थे कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, गोदी मीडिया के लोगों को इंटरव्यू दे रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन ने। तो मैं ये समझना चाहता हूं, क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि केंद्रीय आलाकमान गोइंग लंदन और स्टेट गोइंग टोक्यो? अभिसार, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज कांग्रेस में जो सबसे बड़ा कमियां है, आज भी वो विरोधी दल लगभग 10 साल रहने के बावजूद व्यक्तिगत नेता का अहंकार कहीं नहीं कम नहीं हुआ, उतना ही अहंकारी है। वो हमने कमलनाथ में देखा। आपने देखा, आपने अखिलेश के बारे में क्या कहा, अखिलेश यादव के बारे में। देखिए, हम लोग सब आश्चर्य हो गए थे, क्योंकि हम लोग सब सोच रहे थे कि हाँ, मध्य प्रदेश में एक सत्ता विरोधी एक माहौल हम देखेंगे, मगर नहीं था। इसका क्या क्या आप संदेश मिल रहा है? आप अगर नरम हिंदुत्व के माध्यम से कट्टर हिंदुत्व के खिलाफ अगर लड़ेंगे, आपका सफाई हो जाएगा। वही हुआ। छत्तीसगढ़ में भी हम सब आश्चर्य हो गए कि भूपेश बघेल किस तरह से उनका स्थिति है। हम जानते हैं कमलनाथ बनाम दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल बनाम सिंहदेव, ये झगड़ा तो चल रहे थे। तो हम कहते थे ना, भारतीय जनता पार्टी में भी झगड़ा चल रहा है, सचिन बनाम गहलोत। नहीं, मगर वहां एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, फर्क ये है कि वहां जब मोदी जी कह देते हैं, केंद्रीय आलाकमान कह देता है, सबको सुनना पड़ता है। यहां इनके ईगोज इतने हैं, और क्यों है मैं नहीं समझ पाता हूं। देखिए, जो अंदरूनी जो झगड़ा चलता है कांग्रेस में, कितना नुकसान होता है, आज सबको मालूम पड़ गया। बिल्कुल। एकदम उत्तर भारत में किस तरह से आज कांग्रेस का बुरी हाल है, सब देख रहे हैं। आप भूलिए मत, 2018 में तीनों राज्य में कांग्रेस जीता था। फिर भी 4-5 महीना के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ, एकदम क्लीन स्वीप राजस्थान में 25, यानी कि 2019 के मुकाबले हालात और भी खराब हैं। अब में देखिए, इस कार्यक्रम में देखिए, अब लगभग नतीजे सामने आ गए हैं। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बहुत ही नाटकीय परिवर्तन आने वाला है। अभी पिछले कार्यक्रम में मेरे साथ अदिति थी, अदिति बोल रही थी, नहीं याद कीजिए बिहार में क्या हुआ था। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई नाटकीय परिवर्तन आने वाला है। तो अब हम इस कार्यक्रम में मुद्दों के आधार पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि इन्हीं चुनावों के बाद अब बात होगी कि आगे का रास्ता क्या। और जब हम आगे के रास्ते की बात करते हैं, तो हमारे सामने बात आती है राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की। इस वक्त यह मुकाबला बेईमानी ही माना जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, उनके साथ एजेंसीज और पूरा प्रचार तंत्र है, राहुल गांधी आसपास कहीं नहीं है। मगर जब आने वाले वक्त में विचारधारा की लड़ाई होगी, तो यही दो विकल्प जनता के पास सामने उभर कर आएंगे। सबसे पहले
अगर हम दोनों नेताओं की अपील की बात करें यहां पर भाषा, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को अपने अपील का अंदाज बदलना पड़ेगा? वो जिस तरह से जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं या फिर अडानी को उससे लिंक कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जनता में उसका असर हो रहा है, या आपको लग रहा है कि एक आदमी अपनी बात तो कह रहा है मगर उसका कोई असर ही नहीं जनता? देखिए, मैं तमाम राज्यों में गई जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, और इन राज्यों में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी कि राहुल गांधी बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, लेकिन नीचे उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी ऑफिस में जातिगत जनगणना को लेकर एक लाइन बोलने वाला कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो कैमरे पे बताए कि कांग्रेस इस पर दांव खेल रही है, जो कि बहुत बड़ा दांव हो सकता था। आप ओबीसी को ओबीसी से काटने जा रहे हैं, आप मंडल को कमंडल के बरक्स मंडल को पेश करने की बात कर रहे हैं, यानी सांप्रदायिकता के काट जो है जातिगत जनगणना की तरह नहीं, और यही नहीं भाषा, मैं तो कह रहा हूं आप जमीन तो तैयार कीजिए। नहीं, और आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना, हाँ, ऊपर से उतार के देखिए, अभी दिक्कत ये है कि कांग्रेस के लिए ये मुद्दा ऊपर से उतरा हुआ मुद्दा है। नीचे से आकर जहां पे नीचे से इस पर काम है, बिहार में जाइए ना, मैं तो अभी होके आई हूँ, आप भी होके आए हैं, बिल्कुल तमाम लोग जातिगत जनगणना पर बात करते हैं, और यही नहीं, है। तेजस्वी जब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो साथ ही यूथ से ये भी कह रहे हैं भाई तुम्हें नौकरी चाहिए या हिंदू मुस्लिम चाहिए। और देखिए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन एक राजनीतिक हथियार के तौर पर। और देखिए अभी सर, एक चीज बहुत एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा रहे, बघेल कह रहे ये भी अब हम कुंभ मेला। उर्मिलेश, मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूं कि आप अंबानी की, अडानी की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचार हैं, व्यापम से लेकर नर्सिंग घोटाला तक, नर्सिंग कॉलेज घोटाला ठीक चुनाव के समय हुआ ना, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर सवाल उठे, सारे घोटालों को लीजिए, और उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे को लेकर जो वीडियो आया। लेकिन एक बात मुझे बहुत जो हैरानी वाली लगती है और जो मुझे लगता है जिसपे हमें नेल डाउन करना चाहिए, कि भ्रष्टाचार जब भाजपा का होता है तब वह मुद्दा नहीं होता। कांग्रेस के अंदर अडानी की बात आप करते हैं, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे करप्शन है वो नहीं होते, और जो कॉर्पोरेट हित भारतीय राजनीति में जुड़ गए हैं, अभिसार प्रंजय बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें अगर कॉर्पोरेट का जो कब्जा है तमाम तंत्रों पे, क्योंकि यहाँ साम दाम दंड भेद सारी चीजें भाजपा के पास है, संघ के पास है, और कॉर्पोरेट का हित भी जुड़ा हुआ है। चुनाव में पैसे का खेल है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। आपने जो बात कही उसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं। यहाँ जो भाषा कह रही हैं कि भाई करप्शन का मुद्दा, आप मुझे बताइए, तस्वीर की निगाह से आपके सामने एक स्टिंग है जिसमें एक मंत्री का बेटा कथित तौर पर करोड़ों की बात कर रहा है, आपके सामने तस्वीरें हैं उन तमाम मुद्दों की। अरे आपके सामने सप्तऋषियों की मूर्तियां टूट जाती हैं जिसका सीधा ताल्लुक हमारी आस्था के साथ है, मगर ये मुद्दे नहीं बुना पाती। क्या आपको लगता है उर्मिलेश जी, राहुल गांधी इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं रख पाए जिस अंदाज में प्रधानमंत्री अपने मुद्दे रख पाते हैं? देखिए, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के मुद्दा रखने और उनको जनता के बीच ले जाने का जो सिस्टम है उसमें एक बड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री जी के पास पूरा का पूरा टीवी पुरम है, उनके पास देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह उसको सामने ले जाता है, करोड़ों लोगों में पहुंचा देता है, सुबह से लेकर रात तक एक ही तरह का मृदंग बजता रहता है, मोदी मोदी मोदी। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी से उनकी तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन एक वैकल्पिक नेता को जो वैकल्पिक माध्यम को विकसित करना चाहिए वो उनके पास नहीं है। उनके पास ले देकर कुछ फुटकर यूट्यूबर हैं और तरह तरह के वेबसाइट चलाने वाले लोग हैं। लेकिन सवाल है कि जनता में जब तक आप नहीं जाएंगे, मान लीजिए यूट्यूबर्स की आवाज कुछ हद तक जाती है, लेकिन उसमें भी तरह तरह की आवाजें हैं, बेसुरी आवाजें भी हैं, ऐसी भी आवाजें हैं जो एक मुद्दे को उठाती हैं, दूसरे मुद्दे के खिलाफ बोलती हैं। तो कांग्रेस का एक मुकम्मल चेहरा नहीं उसमें से झांकता है। जैसे आप लोगों ने अभी कास्ट सेंसस की बात की, कांग्रेस पार्टी की जो ये पोजीशन कास्ट सेंसस की है वो राहुल गांधी की निजी नहीं है। जब रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का हुआ उसमें यह तय हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है और उसकी जो सलाहकार मंडली है अभिसार, उसमें जो कुलीन तंत्र बैठा हुआ है,
बल्कि जी। उसको अगर अगर सामान्य भाषा में कहें तो अभी भी ब्राह्मणवादी मिजाज के लोग इतने ज्यादा डोमिनेंट हैं कांग्रेस पार्टी के कुलीन तंत्र में, टॉप लीडरशिप और उसके इर्द गिर्द वाले लोगों में, कि अपनी ही पार्टी द्वारा पारित राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रस्ताव को एग्जीक्यूट करने, इंप्लीमेंट करने की वो बात ही नहीं करते। लेकिन वो मुद्दा कर्नाटक में अपील किया। वो व्यावहारिक समस्याएं जो कांग्रेस के सामने ये व्यावहारिक समस्याएं जो हमें दिखाई दे रही हैं, मगर दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का डिलीवरी मैकेनिज्म है, और उस डिलीवरी मैकेनिज्म का चेहरा हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। जहां आप पेट्रोल पंप से अनाज की बोरियों में प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं, 80 करोड़ लोगों तक कोविड मुफ्त का अनाज, वैक्सीनेशन का फॉर्म में भी। तो कहने का अर्थ यह है कि सामाजिक सरोकार की योजनाएं तो अशोक गहलोत की भी थी, कोई असर नहीं हुआ। लाडली योजना थी शिवराज सिंह चौहान का, उसका असर हम यहां देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जहां तक सामाजिक सरोकार की योजना या जनता तक योजनाओं का फायदा पहुंचाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री का जो डिलीवरी सिस्टम है वो कहीं ज्यादा कारगर है? देखिए, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़ा सफलता क्या है कि भारतवर्ष का पूरा चुनाव व्यवस्था, पूरा राजनीतिक व्यवस्था को व्यक्ति केंद्रित कर दिया। आज कोई नहीं कह रहे कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिला। हाँ, एनडीए को समझ लीजिए उस समय 45%, मगर 55% लोग एनडीए या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। 2019 के बात कर रहा हूं। मगर पिछले 10 साल में लगातार, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होता है, 2 व्यक्ति, मैं बनाम राहुल गांधी, पप्पू पप्पू बुलाते हैं। आज पप्पू का शब्द इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी राहुल गांधी के सामने और कोई रास्ता नहीं है। फिर दोबारा जाइए ना आप, कोहिमा से कच्छ जाइए। अभी आज भी कोई नहीं कह रहे कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद दोबारा ला रहे, इसका कांग्रेस का नुकसान हुआ। कितना फायदा हुआ वो अलग बात है। दूसरी बात, राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन अपनी पार्टी के अंदर है। ठीक है, आप देखिए कमलनाथ के जो क्षेत्र है जहां पे उसका बेटा लोकसभा चुनाव जीता, नकुल नाथ, वहां पे अडानी का एक कार्यक्रम है। राहुल गांधी जितना मर्जी अडानी करे, कमलनाथ ने एकदम मुंह बंद करके रखा। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल कुछ दिन पहले कुछ कहा अडानी के खिलाफ, अशोक गहलोत कुछ भी नहीं कहा। जब सवाल उठा कि राहुल गांधी को कि आप तो अडानी चिल्ला रहे, आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अडानी के साथ एक मंच में है, तो राहुल गांधी का क्या जवाब था कि अगर एक बहुत बड़ा उद्योगपति कहेंगे कि आपका राज्य में 60,000 करोड़ 65,000 करोड़ हम निवेश करेंगे, लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगा, आप क्या कहेंगे? ना कहेंगे। तो आज जैसे जिसके पास पैसा है, जो चुनाव में पैसा खर्चा करने के साथ है, इनके जो राहुल गांधी का जो नीति है, तो एक तरह से एक ध्रुवीकरण हुई ये कांग्रेस के अंदर। डिस्कनेक्ट हम कहेंगे, एक तरह से डिस्कनेक्ट। देखिए, अब मैं जरा इसको कांग्रेस की निगाह से देखूं भाषा, तो मुझे तो लगता है 2018 के मुकाबले इस वक्त विपक्ष की हालत 19 के मुकाबले कहीं ज्यादा खराब है। क्योंकि देखिए, मुझे याद है कि जब 2016 के यूपी के चुनाव के नतीजे आए थे तो उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि 2024 तक भूल जाए विपक्ष। मगर फिर उसके बाद आए 3 राज्यों के नतीजे जिसमें कांग्रेस सत्ता में आ गई। जिन 3 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, अब हम 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, यहां पर अब पलट गई हालत। अब हम ये भी ना भूलें कि अब जनवरी में एक और तूफान तो नहीं कहूंगा, क्योंकि पूरा ड्रामा हम जो मीडिया में देखेंगे राम मंदिर को लेकर जो जिस तरह की घटनाक्रम होगा, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है 2024 विपक्ष के लिए, ये कहा जाए राहुल गांधी के लिए और भी बुरा है अगर हम उसकी तुलना 2019 से करें तो।
मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि 2019 में राहुल के नेतृत्व को लेकर जो बाकी विपक्ष के दल थे या एक सेंट्रल लीडर के तौर पर जो इनका इमर्जेंस था भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मोदी जी अब उनको महामूर्खों का सरदार जरूर बोलते हैं, लेकिन पप्पू बोलना बंद हुआ। दूसरी जो चुनौती मुझे सबसे बड़ी लग रही है अभी सर, कि जिस तरह से हमने देखा है कि सारा तंत्र, मतलब चुनाव आयोग ले लीजिए, बाकी पूरी ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए, बाकी पूरा मीडिया ले लीजिए, मतलब लोकतंत्र के जितने खंभे, सारे खंभों को 2014 से लेकर 2023 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको मोदीमय कर दिया गया है। उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन संविधान कहीं एग्जीक्यूट नहीं होता। इलेक्शन कमीशन सिर्फ जागृत होता है विपक्षी नेताओं पर, ईडी सिर्फ काम करता है विपक्षी नेताओं पर, बाकी मीडिया घरानों पर। ये जो एक तंत्र है, इस तंत्र की जो चुनौती है, यह सबसे बड़ा पोलराइजिंग फैक्टर है इस चुनाव में। जिन चुनाव की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान आप कैसे भूल सकते हैं, छत्तीसगढ़ आप कैसे भूल सकते हैं, और मध्य प्रदेश कैसे भूल सकते हैं, जहां पर ईडी अपनी तरह से काम कर रहा था, चुनाव के समय दबिश हो रही थी। ये जो सारे तंत्र में है, तो मुझे लगता है भाजपा ने अपनी जीत का मैकेनिज्म बना लिया है। हम और आप और तमाम लोग चुनाव के बाद एक तरफ चलता है कि मोदी ही देश की गारंटी है, हम आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि बघेल की सक्सेस क्यों नहीं हुई, उसी आधार पे शिवराज की सक्सेस हो जाती है। बघेल ने डिलीवरी तो की, नीचे पहुंचा। यानी एक इलेक्शन जीतने का जो तंत्र भाजपा ने खड़ा किया है, धीरे धीरे वो अभेद जैसा होता जा रहा है कि आपकी नाराजगी रहेगी, और उसके भीतर जो कॉर्पोरेट का पुश है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। उधर अडानी जी पर निशाना करते हैं, लेकिन अडानी जी क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस? एक मिनट भाषा जो कहा, मैं 1 मिनट 2 बात जोड़ना चाहता हूँ। एक बात 2019 और आज में क्या फर्क है? इंडिया गठबंधन था ही नहीं उस समय। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गाली दे रहे थे उस समय, नीतीश कुमार बिल्कुल इनके साथ नहीं थे, दीदी भी कहां जाएंगे, महाराष्ट्र। ये बुनियादी फर्क आप देख रहे हैं। उर्मिलेश जी, मैं बात यहां ये कर रहा था कि भाई 2018 या 2019 में जो विपक्ष के हालात थे, इस वक्त हालात और भी खराब है। और हालात क्यों खराब हैं कि भाई राहुल गांधी को आने वाले वक्त में अपने वोटर को या देश के वोटर को यह बतलाना पड़ेगा कि एक तरफ भाजपा का मॉडल है जो बहुत उग्र है, और वो उग्र और होगा जनवरी 22 को, वो उग्र और होगा जब मार्च को, क्योंकि अमित शाह ने और अजय मिश्रा टेनी ने खुलेआम पश्चिम बंगाल में जाकर कहा कि भाई सीए एनआरसी हम फिर से लागू करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में घटनाक्रम किस तरफ बढ़ रहा है, और ऊपर से आपको इन राज्यों में भी हार का सामना करना पड़ा। तो एक तरह से ये दोहरी मार है विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए चुनौती। देखिए अभिसार, मेरे को हमेशा लगता रहा है, पहले से भी, इस चुनाव से पहले और अब चुनाव का जब नतीजा आ रहा है या आज आ गया है लगभग, तब और ज्यादा ठोस रूप से लगने लगा है कि जो विपक्ष की भाजपा विरोधी जो स्ट्रेटेजी है और जो पॉलिसीज हैं, पर्टिकुलरली कांग्रेस की, क्योंकि विपक्ष को कांग्रेस लीड कर रही है, तो उसमें कुछ बुनियादी फॉल्ट है, और जब तक आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, तब तक समस्या बनी रहेगी। उसमें एक, जैसे मान लीजिए कि आप नाम ले रहे हैं किसी पूंजीपति विशेष का, तो आम जनता उस पर बहुत ज्यादा मोबिलाइज नहीं होती है, लेकिन इलेक्शन बॉन्ड का सवाल जब उठाते हैं तो जनता के बीच में जो समझदार लोग हैं वो जागृत होते हैं, लोग उसको ले जाते हैं सवाल समाज में कि भाई एक ही पार्टी को पैसा मिल रहा है पूंजीपतियों का, ये क्या है। पूंजीपतियों को खास तौर पे जो राहत सरकार दे रही है, उस मुद्दे को आप उठाते ज्यादा कि भाई गरीब आदमी को, साधारण आदमी को राहत कम दी जा रही है, पूंजीपतियों को बहुत ज्यादा दी जा रही है, क्योंकि पूरा ये तंत्र ही पूंजी से नियंत्रित है। तो मुझे लगता है कि वो खोट है। राहुल गांधी सिर्फ एक पूंजीपति, 2 पूंजीपति का नाम लेते हैं और उसको हमेशा बोलते रहते हैं, इसका बहुत ज्यादा असर जनता पर नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी तो यही बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि आप अडानी का नाम जरूर ले रहे हैं, मगर एक मास लेवल पर, एक लोक लुभावन लेवल पर उसका असर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए तो राहुल गांधी के सामने और दूसरी चुनौतियां यहाँ पे। अभिषेक, दूसरी बात जो अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक बात कहूं और कि देखिए, इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है
कि भारतीय जनता पार्टी के पास समाज का एक हिस्सा बहुत स्ट्रांगली इमोशनल लेवल पर अटैच्ड है और दूसरे हिस्सों में वो पेनिट्रेट करती है अपनी पॉलिसीज के तहत, खासकर दलित ओबीसी में। तो कांग्रेस पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि उसका बुनियादी वर्ग क्या है, उसकी बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। वो भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की कोशिश में है। ओबीसी और दलित में आधे अधूरे मन से वो काम कर रही है और उसका जो काम है वो बहुत ऊपरी तौर पे है और उसमें कोई सीरियसली उसको ले नहीं रहा है। अगर भाषा ये जो जिक्र यहाँ पर उर्मिलेश रही है तो देखो बहुत बाद की बात है, बहुत बाद की बात है ये। अरे इस वक्त तो राहुल गांधी को अपने संगठन से जूझना है और इसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा। सबसे बड़ी बात, क्या राहुल गांधी एक आयरन हैंड के साथ जो इस वक्त दिखाई दे रहा है हर राज्य में दो फाड़ है, क्या किया सचिन पायलट ने, क्या उनका योगदान रहा? बड़ा प्रश्न ये, कमलनाथ क्यों नहीं सुन रहे थे? क्या वजह है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिग्विजय सिंह से लगातार सवाल उठते रहे? ये बुनियादी समस्याएं और यही समस्याएं आपकी लोकसभा चुनाव के दौरान भी आएंगी। और मुझे लगता है अभिसार जो परिणाम है जो बता रहे हैं कि इन 3 राज्यों से कांग्रेस बाहर हो रही है, शायद अगर आप जिसका जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस उस पर मंथन करे, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में उनको 0 से स्टार्ट करना होगा। 0 मतलब जो दोनों बड़े लीडर हैं कमलनाथ और दिग्विजय, सब मान के चल रहे थे कि ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है और एक नई लीडरशिप को आप जगह देते हैं कि नहीं देते हैं। राजस्थान को लेकर क्या कांग्रेस एक नया दांव खेलेगी, नहीं खेलेगी? तो हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव पहले भी सरकार किसी की भी बनी हो वहां पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी रीडिफाइन करनी होगी, जिस पर बार बार, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई अमित शाह नहीं है, हमें यह समझना बहुत जरूरी है। वहां एक राहुल गांधी है जो हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं, भाषण देते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं जो तमाम लोगों को भली भली से लगती है। लेकिन क्या वहां पर कोई रेवंत रेड्डी है, क्या वहां पर कोई सिद्धारमैया जैसा शख्स है जो उसे नीचे एग्जीक्यूट करके वोट डलवाए बूथ लेवल पर? मुझे लगता है ये जो प्रचार प्रसार के बाद एक ठोस काम कांग्रेस को करना होगा। यानी कि और इंडिया गठबंधन संगठन की कमी। ये बताइए आप मुझे यहाँ पर पौरंजोय, देखिए अब इसके बाद क्या असर पड़ने वाला? ये जो हार है वो एक तरफा हार है, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में लेट्स स्टॉप किडिंग आवरसेल्व्स। ये कांग्रेस को इस पर गौर करना पड़ेगा, ये एक तरफा हार है एक तरह से। मैं ये समझना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के साथ भी उनका रवैया एक अहंकार भरा रहा है, कई लोग उसकी आलोचना करते रहे। अब इसके बाद आने वाले वक्त में आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथ एंगेजमेंट कैसा होगा? राहुल गांधी का क्या किरदार हो सकता है? इससे पहले मैं 2-3 बात करना चाहता हूं। एक तरह से आप देखा कि आंध्र प्रदेश छोड़ के पूरा दक्षिण भारत बीजेपी के खिलाफ इस बार वोट दिया। तेलंगाना में 2-3 बहुत बड़ा हमें संदेश लेना जरूरी है। एक, जैसे कर्नाटक में हुई, मैं तेलंगाना पे अलग से चर्चा करूंगा। हाँ। मैं इसलिए क्योंकि मैं उसको अभी यहां पर शामिल नहीं करना चाहता हूं। तेलंगाना की आप बाद में जवाब पैसा का खेल। हाँ। क्यों भाई? हाँ। तेलंगाना में पैसा का खेल था, कर्नाटक में पैसा का खेल था, बंगाल में भी पैसा का खेल था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। यही मुद्दा है कि आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर सकते हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी के तो आसपास तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपका लड़ाई मुद्दे के ऊपर लड़ाई होना चाहिए। जैसे आप सिर्फ अडानी नहीं, जैसे अभी उर्मिलेश कहा, भारतवर्ष आज विश्व में, हमारे देश में जो असमानता है, जो गरीब और अमीर के बीच जो दुराई है, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है। अब ये मुद्दा नहीं बना सकते। ठीक है। महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं है, रोजगार आपके लिए मुद्दा नहीं है, तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। ठीक है। और कांग्रेस के जो अंदर आपने जो संगठन का बात किया, आप देखिए क्या हालत है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी कि देखिए, सवाल सिर्फ मुद्दा उठाने का ही नहीं है। राहुल गांधी ही इकलौते राष्ट्रीय नेता हैं जो कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, जो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरीज एटलीस्ट स्कीम्स के लेवल पर दी हैं। गहलोत ने जो दी है, भूपेश बघेल ने जो दी है, किसानों को दी है। मेरा मानना बिल्कुल अलग है। चुनाव इस समय दूसरे पिच पर खेला जा रहा है और वह भाजपा डिसाइड करती है कि किस राज्य में
किस मुद्दे पे खेलना है। राजस्थान में वो धर्म के नाम पर खेलती है, नफरत बनाती है, और इसी से जुड़ा एमपी में वो एमपी के मन में मोदी खेलती है। बिल्कुल भाषा, और इसी से जुड़ा हमारा जो ये अगला पहलू है, जीत का मंत्र। आखिर भारतीय जनता पार्टी का जीत का मंत्र क्या है? इस जीत के मंत्र में कई पहलू हैं। इसमें प्रधानमंत्री की अपनी मौजूदगी, उनकी अपनी लोकप्रियता है। जिस तरह से पिछले 10 सालों में प्रचार तंत्र के जरिए जो संदेश आम जनमानस को दिया गया है, इसके अलावा एजेंसीज जिस तरह से काम करती हैं, और सबसे बड़ी बात उर्मिलेश जी, 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज पहुंचाना, ये तमाम पहलू भी हैं। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, एक तरफ जो प्रचार आप लगातार अपने प्रोपेगेंडा के जरिए फैलाते हैं और 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज, ये जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो ये एक अभेद्य कॉम्बिनेशन है, ये अचूक कॉकटेल है। ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि एक तरफ तो नफरत की राजनीति है, एक तरफ तो संविधान विरोधी राजनीतिक सोच की एक तरह से राजनीति है, और दूसरी तरफ आप वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर लोगों को 80 करोड़ लोगों को जिनको जरूरत नहीं है, जिसमें से आधे से अधिक लोगों को जरूरत नहीं है मुफ्त अनाज की, लेकिन मुफ्त अनाज उनको दे रहे हैं, वो लोग बाजार में बेच भी देते हैं। इस पर मैंने अपनी स्टोरीज भी की है कि कैसे लोग जो अनाज सरकार से पा रहे हैं वो बाजार में बेच दे रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग भी पा रहे हैं। तो ये अलग कहानी है, लेकिन असल बात है अभिसार, इसको काउंटर करने के लिए आपके पास बहुत एक डिफरेंट एकदम अल्टरनेटिव एक स्ट्रेटजी और नजरिया होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि केवल कांग्रेस का संगठन मजबूत हो जाएगा तो इससे वो निपट जाएगा मामला, जैसा आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको सामाजिक राजनीतिक आंदोलन बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी ताकत से, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिसके पास कारपोरेट की थैली है, जिसके पास मीडिया है, जिसके पास अपार ताकत है, अपार संगठन है, आरएसएस जैसा नेटवर्क है, तो उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस अगर कुछ संगठन बना भी लेती है तो भी कुछ नहीं कर पाएगी, जब तक कि आप सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे आंदोलन नहीं बना देते, तब तक आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जैसे आपको याद होगा, इमरजेंसी के खिलाफ जो पार्टियां चुनाव जीती थी, उनके पास संगठन नहीं था, बहुत कमजोर संगठन था, मैंने देखा है उस दौर को, और वो लोग आंदोलन के बल पर चुनाव जीत गए थे। हालांकि उनकी ताकत जो है चुनावी स्तर पर बहुत नहीं थी, लेकिन आंदोलन उसके पक्ष में था, जनता उसके पक्ष में थी। तो आज की तारीख में कांग्रेस को चाहिए था, अब जैसे उदाहरण बिल्कुल आखिर में मुझे बोलने दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में ये जो बुजुर्ग नेता है, 2 बुजुर्ग नेता, इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने के बजाय कांग्रेस को चाहिए था कि नौजवान जो अधेड़ उम्र के हैं, बड़े अच्छे लोग उनकी पार्टी में हैं, अरे भाई वो ले लेते कमलेश्वर पासवान को, वो ले लेते जीतू पटवारी को, वो ले लेते अरुण यादव को, वो ले लेते किसी और 4-5 लोगों को। उनका नंबर तो बहुत बाद में आता है। हाँ, तो मेरा भी है, नहीं, नकुलनाथ से नहीं होगा, नकुलनाथ से नहीं होगा, नकुलनाथ से नहीं होगा, नकुलनाथ की इमेज बहुत खराब है। मैं कहता हूं कि आप 4-5 नए नेताओं को उतारते मैदान में। तो ये हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि भाई ये मुकाबला ही नहीं हुआ, क्योंकि आप जब आपके सामने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ताकत है, एजेंसीज की ताकत है, प्रधानमंत्री का अपना करिश्मा है, और वो प्रोपेगेंडा जो लगातार व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया जाता है, फिर ये मुकाबला कैसे होगा? देखिए, ये मुकाबला तो मुझे लगता है मुकाबला है और मुकाबला करना पड़ेगा, हार के लिए करें या जीत के लिए करें। और इसमें जो सबसे अहम बात है, जो सीखनी भी चाहिए और जिसका विश्लेषण हम सबको करना चाहिए, ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ठीक चुनाव से पहले एक राष्ट्र एक चुनाव का मैसेज गया। और आप देखिए, जिन 5 राज्यों में हुए, आज हम मिजोरम पे चर्चा नहीं कर रहे, 4 राज्यों में चेहरा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हर जगह वोट सिर्फ मोदी जी के नाम पर माना गया। ठीक है। यानी आप एक जो बिल्डअप कर रहे हैं, वो बिल्डअप आप ये कर रहे हैं कि सिर्फ मैं हूं, मेरे बाद शिवराज आएंगे, मेरे बाद ज्योतिरादित्य आएंगे, मेरे बाद वसुंधरा आएंगी, मेरे बाद अश्वनी वैष्णव आएंगे, या बालकनाथ आएंगे, या छत्तीसगढ़ में तो द्रौपदी मुर्मू भी आएंगी। हाँ, जो हमने तो मैं कहती हूँ कि ये जो एक नए ढंग का हिंदू राष्ट्र का वितान है, जहां संविधान तो है लेकिन मनुवादी परंपरा आपने लागू कर दी है, एक राजा है, बेसिकली इट्स अ मोनार्क हु इज वॉकिंग,
जो चुनाव प्रचार भी जो मैंने जमीन पे देखा, आप एक मोनार्क की तरह, आप एक राजा की तरह, राजशाही की तरह, और इसलिए सारा तंत्र, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रही हूं क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो परिणाम हैं वो गंभीर सवाल उठा रहे हैं पूरी इस प्रक्रिया को लेकर। क्योंकि आप कहिए कि सरकार ने काम नहीं किया इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया, छत्तीसगढ़ इस मामले में खड़ा नहीं उतरेगा। इवन राजस्थान, इतनी बुरी स्थिति राजस्थान में हो जाए इसका कोई जमीन पर आधार नहीं है। यानी एक तंत्र है जो उस तंत्र पे पूरी तरह से मोदीमय भाजपा का कब्जा है, जिसमें वो जब चाहते हैं जहां चाहते हैं। क्यों मैं ये कहता हूं पौरन जी, तंत्र की बात यहां कर रही है, मैं तो कहता हूं जनता है मोदी में, जनता ही तो चुनाव कर रही है। मैं मान लिया आपने एजेंसीज, आपने सिस्टम हैक कर लिया है, आप एजेंसीज हैं, पूरा प्रचार तंत्र है और उसका असर 10 साल से हम देख रहे हैं, मगर हकीकत यह है जनता वोट दे रही है। जनता की सोच में, जनता की थॉट में एक ऐसा असर आया है कि वो सबसे विश्वसनीय विकल्प के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं। और हकीकत देखी जाए तो ये तीनों राज्यों में जीत, मुझे, और इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, मेरे हिसाब से भाजपा का सबसे बड़ा फैक्टर लोकल लीडर्स नहीं थे, प्रधानमंत्री मोदी थे। बिल्कुल, आपने जो कहा मैं आपके साथ 100% सहमत हूं। मगर आप देखिए विरोधी दल का इसके खिलाफ क्या रणनीति होना चाहिए, ये भी जरा सोच लीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये मोदी जी का सफलता है कि मैं अकेला हूं, जो अंग्रेजी में बोलता है टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। भारतीय जनता पार्टी में और कोई है नहीं। अमेरिका जैसे एक देश है जहां राष्ट्रपति चुनाव 2 व्यक्ति का, आज वही हो रहा है भारतवर्ष में। अब मुद्दे के बाद अगर आप करेंगे, ये आप भूलिए मत कि समझ लीजिए 45% वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ है। ठीक है, समझ लीजिए ये 45% में 33%, 40% लोग एकदम अंधभक्त है। इसके दिमाग में है कि मोदी अकेला है, बाकी सब हिंदू खतरे में है, तो मोदी जी हमारे लिए प्रधानमंत्री। और आपको लगता है और राज्य के चुनावों में भी ये फैक्टर काम करता है? जी जी जी। अब बात है, ठीक है, बाकी जो 55-60% वोट जो इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एकदम निश्चित नहीं है। अगर वो इकट्ठा नहीं है तो जीतने का कोई संभाव नहीं है। दूसरी बात, ठीक है, मीडिया आपके साथ नहीं है, पूंजीपति आपके साथ नहीं, कोई भी साथ नहीं, तो आपका रास्ता क्या है? आप सड़क में जाइए। जैसे उर्मिलेश अभी कहा, इंदिरा गांधी के खिलाफ जब आपातकालीन समय के बाद ये क्या था? जयप्रकाश नारायण नहीं, मगर माफ कीजिएगा, सड़क पे तो किसान उतरा था, शाहीन बाग उतरा था जी, उन्हें कितना बदनाम किया गया था। आप उस वक्त से क्यों तुलना करते हैं? आज के दौर की तुलना आज के दौर में तुलना ही नहीं संभव आज आप अदालत से आप उस समय सोच सकते हैं, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जजमेंट आ गया था। एफिडेविट, मैं एक मिनट, एफिडेविट इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था किसान आंदोलन के दौरान कि इसमें खालिस्तान का प्रवेश हो चुका है, पाकिस्तान, सब ये एफिडेविट में जिक्र था। तो आज अब आंदोलन क्या करेंगे? तो मेरे को लगता है ये आंदोलन वाली बात। एक मिनट, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। क्यों बता रहा हूं, एक मिनट दीजिए हमें। ऐसा आंदोलन राजस्थान में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई, छत्तीसगढ़ में, मैं मान लिया हाँ हरियाणा, पंजाब, दक्षिण उत्तर प्रदेश में। मैं कह रहा हूं आज कांग्रेस के सामने और कोई रास्ता नहीं है, इंडिया गठबंधन के सामने और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा मानना है अभिसार कि ये जो आंदोलन या जो जमीनी मुद्दे हैं, इनको जब तक हम या इंडिया गठबंधन या लोकतंत्र वाली ताकतें एक पॉलिटिकल व्हीकल में नहीं तब्दील करेंगी। ओपीएस वाला आंदोलन जब पॉलिटिकल व्हीकल में तब्दील हुआ, यानी उसने राजनीतिक सवारी की, तो हिमाचल में कांग्रेस आई। ठीक है। जब कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक पॉलिटिकल व्हीकल बना तो कांग्रेस सरकार आई। तमिलनाडु में जब द्रविड़ आइडियोलॉजी की बात होती है तो वो एक पॉलिटिकल व्हीकल के साथ है, तब वहां पे सत्ता आती है। केरल में तब सत्ता आती है। सवाल यहां पर इंडिया गठबंधन के साथ ये है कि ये जो तमाम सवाल हैं, इनको आप ट्रांसलेट करिए ना भाई, आप ले जाइए, आप वोट डलवाइए। आंदोलन से सत्ता नहीं बदलेगी आज के दौर में, क्योंकि सारा सिस्टम एक सिस्टम पर दूसरे ढंग का मोदीमय है जो आगे से लेके हर जगह मौजूद है। उर्मिलेश जी, मैं जो बात यहां पर कर रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के एक मिनट, मैं सवाल पूछ लेता हूं आपसे, पहले सवाल पूछ लेता हूं। अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, आप लोगों की जो बहस है उसमें मैं इंटरवीन करना ये चाहता हूं कि आपने जब मैंने आंदोलन कहा तो आपने समझा कि जिंदाबाद मुर्दाबाद की बात मैं कर रहा हूं।
मैं भैया एक वैचारिक आंदोलन की बात कर रहा हूं। देखिए, आप भारत को जब देखते हैं ना, तो आप दो भारत दिखाई दे रहा है। एक ही भारत में दो तरह के विचार, दो तरह के सोच के लोग। नॉर्थ इंडिया में हालात दूसरे हैं, और जैसे ही आप विंध्य के इधर जाते हैं दक्षिण में बिल्कुल अलग है। एक भी चुनाव भाजपा जीत नहीं पा रही है। कर्नाटक में हार गई, तेलंगाना में वो इमर्ज करना चाहती थी, सेकंड नंबर की पार्टी बनना चाहती थी, पता नहीं मगर तीसरे 9 सीटें 9 सीटें आ गई, 9 सीटें इज नॉट बैड, सीटें हैं। ठीक है, एक सीट थी। ठीक है, सेकंड नंबर पर आना चाहती थी, लेकिन वो तीसरे पर आ गई। और 9 जो सीट है उसको बहुत ज्यादा ना मानिए, क्योंकि यही पार्टी जो ग्रेटर हैदराबाद का कॉर्पोरेशन इलेक्शन में उसमें 48 सीट पा गई थी, 45 सीट या 48 सीट पाई थी। 45। तो वो उसका इमर्ज कर रही थी वो। मेरा ये कहना है कि साउथ में वो गायब क्यों हो गई है पार्टी? इसलिए गायब हो रही है कि वहां कोई न कोई वैचारिक आंदोलन है। आंदोलन का मतलब जिंदा मुर्दाबाद की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो वैचारिक आंदोलन आपको उत्तर में जगाना पड़ेगा। उत्तर में नहीं जो तो क्या बुनियादी उत्तर तौर में पर भाजपा इसी से जुड़ा है? आप ही के इस पहलू से सुनिए, आप ही के इस पहलू से जुड़ा मेरा सवाल है कि क्या भाजपा की जीत का मंत्र प्रधानमंत्री का चेहरा है? प्रधानमंत्री का चेहरा है, और उस चेहरे का जवाब इस वक्त विपक्ष के पास, राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास नहीं है। वो तभी होगा जब आप उत्तर भारत में मोदी जी की पार्टी की जो कामयाबी है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, ये आप खोजेंगे। और आप खोजेंगे तो पाएंगे कि वो दो ही सोर्स है। पहला हिंदुत्वीकरण राजनीति का, और दूसरा कारपोरेटीकरण। तो कारपोरेटीकरण और हिंदुत्वीकरण का जो जो कन्वर्जेंस है, उसकी काट आपको निकालनी पड़ेगी जो साउथ के पास है। साउथ इंडियन स्टेट्स में जो वैचारिकी है वो नॉर्थ में नहीं है। नॉर्थ में आपको उस तरह की वैचारिकी का आंदोलन विकसित करना पड़ेगा। फिर आंदोलन से आप कंफ्यूज मत होइए, जिंदाबाद मुर्दाबाद। वो विचारधारा का विकास, प्रसार, उन मूल्यों का प्रसार करना पड़ेगा। ये मोदी जी और भाजपा और आरएसएस से लड़ाई बिल्कुल 2 दिन 4 दिन या 2-4 साल की नहीं है। ये बड़ी लंबी लड़ाई है। आंध्र प्रदेश इसमें में कह रही हूँ, दक्षिण को एक से देखना ठीक नहीं है। आंध्र प्रदेश भी इसमें है, जगन एनडीए का हिस्सा है। तो ये हम और बीआरएस किस तरह से काम कर रही थी बीजेपी के साथ, ये भी सारे देश और दुनिया ने देखा। मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां संभावना एक विधायक की होती है, वहां पर भी मैं तेलंगाना होके आई, जिस तरह से कैंपेन किया अभिसार, उससे ये लगता है कि आप राजनीति में जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद का जो एक फॉर्मूला बीजेपी ने डेवलप किया है, जिसमें जहां उनको जरूरत होती है वो एक कभी एजेंसी को फिट करते हैं, कभी को पॉपुलर स्कीम को फिट करते हैं, और सबसे बड़ा कार्ड पूरे देश भर में इन चुनाव में भी हिंदुत्व का कम्युनल कार्ड खेला गया है। कम्युनल कार्ड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे, राम मंदिर हर जगह मौजूद था। अमित शाह का ये कहना कि हम सबको फ्री रामलला का दर्शन कराएंगे तेलंगाना जैसे राज्य में, और उसके बाद 9 से 10 सीटों में उसकी बढ़त हासिल होना। मैं कह रही हूं कि ये हमें समझना पड़ेगा कि एक जो राइट विंग शिफ्ट है इंडियन पॉलिटिक्स का और इंडियन डेमोक्रेसी का, उसको दिखाते हैं ये परिणाम। तो उर्मिलेश जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि क्या ऐसे में जो हम जनवरी में रामलला के मंदिर का उद्घाटन देख रहे हैं और मार्च में सीएए एनआरसी को लेकर जिस तरह की सरगर्मियां तेज होंगी, जिसको लेकर अमित शाह, अजय मिश्रा टेनी बोल चुके, जिसमें उन्होंने सवाल किया था मगर हम उस पर बहुत तफसील से बात नहीं कर पाए, क्या आपको लगता है इससे आने वाले वक्त की सियासत का हमें एक ट्रेलर मिल चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो अभी कह रही थी ये भाषा की साउथ में भी वही स्थिति है, वैसा नहीं है। देखिए, जगन मोहन रेड्डी की राजनीति में कारपोरेटीकरण तो है, लेकिन हिंदुत्वीकरण नहीं है। आप इसको मानिए। तो हिंदुत्वीकरण और कारपोरेटीकरण का जो कन्वर्जेंस की बात मैं नॉर्थ में कर रहा हूं, वो साउथ में उस तरह से बिल्कुल ही नहीं है। इसके अलावा जो डोमिनेंट जो वैल्यूज और वैचारिकी है वो बिल्कुल अलग है साउथ में। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा नहीं, सवाल सिंपल है, क्योंकि हम आगे की बात कर रहे हैं। अब आगे की बात, क्या एनआरसी, सीए, एनआरसी, राम मंदिर, ये फैक्टर्स इतने हावी होने वाले हैं जिसका जवाब शायद नहीं है विपक्ष के पास? इसका जवाब सिर्फ यही है कि आप हिंदुत्वीकरण और कारपोरेटीकरण के खिलाफ जनता के, समाज के जो समझदार लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनको इकट्ठा करके आम जनता में ले जाइए और वैकल्पिक रणनीति अपनाइए, और उसमें
खास सेंसस जैसे इश्यूज भी इंपॉर्टेंट हैं, लैंड के इशू इंपॉर्टेंट हैं, हेल्थ और एजुकेशन के जरूरी सवाल इंपॉर्टेंट हैं। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। कास्ट सेंसस इज वेरी रिलेवेंट फॉर नॉर्थ इंडिया। देयर इज नो डाउट एजुकेशन और हेल्थ के सवाल बहुत किताबी बातें भी कह सकते हैं, मगर बुनियादी बातें अगर जनता ने मन बना लिया है, सुमन बना लिया। आप कुछ कहने की कोशिश मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये सारे मुद्दा आपने अभी अभी बताया, एक और जोड़ दीजिए इसमें, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। आप भूलिए मत 2019 में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर 32 से 38 कैसा हुआ गया पुलवामा के बाद, आपको याद है? हम इसी मंच में न्यूज क्लिक में बैठ के इस बारे में बात किया। समझ लीजिए एक और पुलवामा हो जाता है, और इस बार आप कह सकते हैं कि एक तरह से गोपन एक गठबंधन भी हो सकता है पाकिस्तान के साथ। वहां पे भी अस्थिरता है। नवाज शरीफ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। नहीं सर, एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद अभी भी मुद्दा है। राष्ट्रवाद आप बोलिए, मगर ये सब ना बोले हम कि पाकिस्तान के साथ कुछ गठबंधन हो सकता है, हम उसमें ना फंसे, ये प्रॉब्लमैटिक एरिया है। एक मिनट, मैं गठबंधन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर एक और पुलवामा टाइप इंसिडेंट हो जाता है। हाँ, पुलवामा को लेकर देखो ऐसा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। नो, आई सेड बी प्रिपेयर्ड, कांग्रेस शुड बी प्रिपेयर्ड। अगर हो जाता है तो आप कैसे करेंगे इसके साथ? कैसे? देखिए अब देखिए, मेरा एक मानना, मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि कांग्रेस इस समय इस बात पे क्लियर होना है कि वह बीजेपी की बी पार्टी या सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलकर नहीं आगे चल सकती। और दूसरी बात जिसपे हम बिल्कुल चर्चा नहीं कर पाए कि इन तमाम राज्यों में जिस तरह से बाबाओं, राम रहीम को पैरोल पे देना और ये जो पूरा अंधविश्वास की नगरी में तब्दील कर दिया गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का प्रचार तंत्र है, उसको काउंटर करने के लिए एक बहुत तगड़ा ग्राउंड जरूरी है। और साथ ही साथ जो बुनियादी सवाल, क्योंकि देखिए एक कोशिश ये भी होगी इस जीत के बाद यह मैसेज देने के लिए कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है जो जमीनी मुद्दे हैं उनको हम चुनावी मुद्दों में कैसे तब्दील विपक्ष तो करेगा, एक तरह से कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए उबरना बहुत मुश्किल होने वाला है। और एक त्वरित रिएक्शन आप तीनों से देंगे क्योंकि वक्त मेरे पास जो है अभी कम है इस डिस्कशन में। त्वरित संगठन के मुद्दे पर उर्मिलेश जी, जो अगर हम संगठन की बात करें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एजेंसीज, गोदी मीडिया जिसे आप टीवी फोरम कहते हैं, वो सब तो है ही, मगर साथ ही उसे साथ मिलता है एक मजबूत संगठन का जो अपने वोटर को बूथ तक लेकर आता है। उसके पन्ना प्रमुख है। ये तमाम मॉडल्स हैं जो काफी सफल रहे हैं। क्या कांग्रेस इसमें बहुत पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? कोई तुलना नहीं है अभिषेक, कोई तुलना नहीं है। और 6 महीने में कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए आज उसके पास एक ही विकल्प है, इंडिया अलायंस नाम का जो गठबंधन है उसका इतना विस्तार और इतना सुदृढ़ीकरण करने में वो अपने को लगाए, अपनी गलतियों से वो सबक ले। क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व छत्तीसगढ़ में भी अपना रही थी वो, और मध्य प्रदेश में तो उसका जो नेता था स्वयं ही ध्वजवाहक बना हुआ था। इसलिए मेरा यह मानना है कि इंडिया अलायंस को स्ट्रेंथन करे। सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की, सोशल जस्टिस की राजनीति एकमात्र विकल्प है इस तरह के हिंदुत्वीकरण और कारपोरेटीकरण की राजनीति का। आशा, आप संगठन के स्तर पर जो कमियां यहां दिखाई देती हैं, जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं, लास्ट मिनट वोटर्स, लास्ट मिनट आउटरीच को लेकर, वो साफ तौर पर एक कमी है जी। और देखिए बूंद बूंद से सागर जो भरता है वो भी हकीकत है, मगर ये जो पहलू हैं इन्हें कांग्रेस देखिए, मुझे लगता है कि ये 3 राज्यों में जो हार हुई है, खासतौर से राजस्थान और मध्य प्रदेश में, यहां पर कांग्रेस के पास, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के पास, साफ तौर शब्दों में कहिए तो राहुल गांधी के पास यह एक अपॉर्चुनिटी है कि वह रीबिल्ड करें। क्योंकि इससे पहले कमलनाथ और दिग्विजय रीबिल्ड नहीं करने दे रहे थे, वो नहीं सुनते थे। दूसरे तरह के इश्यूज राजस्थान में थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर। वही होगा अगर हम मान लें कि ये दोनों रिटायर भी हो जाएं। नहीं, मैं कह रही हूँ इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये है कि अब आप रीबिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया, असम की तर्ज पर किया, तो फिर आपका तो कौन मालिक है। तो ऐसे में ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें दिख ही रही हैं, ये अपने पुत्र मोह से हटने नहीं वाले हैं। ये कांग्रेस में बहुत डीपली एंट्रेंच्ड है। तो क्या वाकई इन मुद्दों को संबोधित कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, ये आज राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिला है। इन लोग को बोला बहुत हो गया, आप रिटायर कीजिए, हाँ, नया लोग को आने दीजिए। आपके सामने आप
जिस तरह से मैंने कहा, शायद मैं ठीक तरह से आपको समझा, ठीक तरह से मैं भी एक्सप्रेस नहीं कहा, मेरा अभिव्यक्ति में कमियां है, थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है। हाँ। मैं आंदोलन का क्या बात कर रहा हूं, जैसे अभी अभी उर्मिलेश ने कहा, आपके सामने क्या रास्ता है? आपका सामने एक तो आपको सड़क में निकलना पड़ेगा ही, आप एसी कमरे में नहीं बैठ सकते हैं। दूसरी बात है, ये जो लड़ाई है, आपके पास तो पैसा नहीं है। आपका जो नीति का जो विकल्प है, आपका विचारधारा का जो विकल्प है, इसी को आप कैसे, जैसे भाषा कहा रे, चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। और 2 राज्य आज अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया, ये है बिहार और दूसरी है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद 80 लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र में 48 है, बिहार में 40 है, बंगाल में 42 है। These 2 states have become very, very important और ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर राहुल गांधी, अगर कांग्रेस उनके साथ जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, राहुल गांधी का सबसे बड़ा आज दुश्मन उन्हीं के पार्टी के अंदर है, उनको हटाना ही पड़ेगा। वो अगर साइडलाइन नहीं कर पाएंगे तो वो खुद, यही जो आज राजस्थान मध्य प्रदेश में जो फंस गए हैं और छत्तीसगढ़ में, वही कहानी दोबारा। बट क्या उनमें वो नैतिक ताकत है? राहुल गांधी में नैतिक ताकत है? देखिए, नैतिक ताकत सिर्फ राहुल गांधी में ही है। और मेरा मानना है कि जब वो जनता के पास गए 12 जोड़ो यात्रा में, वो नैतिक ताकत उनको सबसे ज्यादा मिली। और आज भी आप देखिए, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, या इन राज्यों में भी जो चर्चा में आए, जिस तरह से, वो एक नैतिक ताकत तभी मिली जब आप जनता के बीच जाते हैं और एक अलग ढंग की लीडरशिप भी विकसित करते हैं। जब तक वो इन राज्यों में, हिंदी बेल्ट में एक नई डायनेमिक कास्ट, जेंडर सेंसिटिव लीडरशिप नहीं डेवलप करेंगे, तब तक बहुत बड़ा चेंज उनकी राजनीति में नहीं आएगा। आखिरी टिप्पणी उर्मिलेश जी। उत्तर प्रदेश को लेकर मैं बात करूंगा, क्योंकि उस पर हम लोग चर्चा नहीं किए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 80 सीटें लोकसभा की हैं। कांग्रेस वही ब्लंडर्स कर रही है वहां जो मध्य प्रदेश में किया उसने, या दूसरे और सूबों में किया। वहां पर अभी पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है, मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हूं और न कोई केंद्रित करता हूं अपनी चर्चा उस पर, जो कांग्रेस जैसी पार्टी, इंडिया अलायंस जैसे अलायंस से जुड़ी राजनीति को का वैंगार्ड उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकता, उसका ध्वजवाहक नहीं बन सकता। अब इसमें सोचिए कि कांग्रेस में वे कौन लोग हैं जो ऐसे उटपटांग डिसीजन कराते हैं, जो कांग्रेस को खड़ा ही न होने दे। तो कांग्रेस की समस्या बहुत अद्भुत है, उसके पीछे कौन लोग हैं निर्णय करने और कराने वालों में, ये कुछ भी नहीं समझ में आता है। कई बार ऐसे निर्णय हो जाते हैं कि अजीब अजीब तरह के लोग बोलने लगते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के एक बाबा बोल रहे थे कि राहुल गांधी को नीचे करो, प्रियंका गांधी को ऊपर बनाओ, प्रधानमंत्री वही बनने लायक हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं और कांग्रेस के वो ऐसे सज्जन हैं जो चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के बैनर पर। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस में कितना बिखराव है राजनीतिक रूप से और सांगठनिक रूप से। चलिए, परिणामों पर भी एक त्वरित आप चाहें तो बात हो सकती है। लगभग एक तरह से वक्त रह नहीं गया मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हमारे इस शो में। अगर हम परिणामों की बात करें तो एक तरह से तीनों ही राज्यों में अगर हम कहें तो हवा एक ही तरफ बह रही है। मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ है, 161 की तरफ भाजपा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसी तरह से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, वहां पर भी हालत खराब है और भाजपा आराम से 112 से 113 सीटें राजस्थान में भी ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पौरंजॉय, भाषा और उर्मिलेश जी आपका। न्यूज क्लिक में इसी तरह से खबरों का सिलसिला और आज की इस बड़े घटनाक्रम के तमाम पहलुओं पर चर्चा लगातार जारी रहेगी।